रक्त महल का रहस्य। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह था। हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। अनिमेष अपनी पुरानी जीप लेकर पुरुलिया की पथरीली और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। ऑफिस के काम से उसे इस दूर दराज के गांव में आना पड़ा था। जगह का नाम था पलाशपुर। नाम जितना सुंदर था, जगह उतनी ही सुनसान। सड़क के दोनों ओर साल और महुआ के विशाल पेड़ों का जंगल था। शाम का सूरज पश्चिम में ढल चुका था और उस मध्यम रोशनी में जंगल बेहद रहस्यमयी लग रहा था। अनिमेष को पलाशपुर फॉरेस्ट बंगलो पहुंचना था, लेकिन जीपीएस की गड़बड़ी के कारण वो रास्ता भटक गया और गांव के एक संकरे कच्चे रास्ते पर निकल आया। नेटवर्क न होने के कारण वो मैप भी नहीं देख पा रहा था। अचानक गाड़ी के इंजन से 2-3 आवाजें आईं और वह बंद हो गईं। अनिमेष ने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। नीचे उतरकर जब बोनट खोला तो देखा कि इंजन से धुआं निकल रहा है। वो समझ गया कि आज रात गाड़ी ठीक होना नामुमकिन है। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा था। झिंगुरों का शोर शुरू हो चुका था और दूर जंगल से सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं। अनिमेष ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली। कुछ ही दूरी पर एक विशाल आंवले के पेड़ के पीछे उसे एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। देखकर ही लग रहा था कि वो किसी जमाने में किसी जमींदार का घर रहा होगा। अब वो झाड़ियों से ढका हुआ, उखड़े हुए पलस्तर वाला एक डरावना ढांचा मात्र था। मजबूरी में अनिमेष उसी घर की ओर चल पड़ा। गेट पर जंग लगी थी और धक्का देते ही वो कूकू की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य आंखें उसका पीछा कर रही हैं। जैसे ही वो बरामदे पर पहुंचा, उसे लालटेन की रोशनी दिखी। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और उसने एक मैली धोती पहन रखी थी। कौन है वहाँ? बूढ़े की आवाज फटी हुई और भारी थी। अनिमेष ने कहा, मैं अनिमेष हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आज रात यहाँ शरण मिल सकती है? बूढ़े ने लालटेन ऊपर उठाकर अनिमेष के चेहरे को देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं। कुछ देर देखने के बाद वह बोला, शरण? इस घर में तो कोई नहीं रहता बाबू। मैं हरीश हूँ, इस घर का पुराना केयरटेकर। लेकिन इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है। क्यों? अनिमेष ने हैरानी से पूछा। हरीश ने एक लंबी सांस ली और कहा, बातें तो बहुत हैं, पर आप मुसीबत में हैं तो आपको लौटाया नहीं जा सकता। आइए, ऊपर की मंजिल पर एक कमरा साफ है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय अनिमेष ने गौर किया कि दीवारों पर पुरानी तैलीय पेंटिंग्स टंगी थीं। वे धूल से सनी थीं, लेकिन तस्वीरों की आंखें जैसे जीवित थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अनिमेष के हर कदम पर नजर रख रही हों। हरीश उसे दूसरी मंजिल के एक बड़े कमरे में ले गया, जिसके बीचों बीच एक विशाल पलंग था। हरीश ने कहा, बाबू, मैं नीचे रहता हूँ। कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा, पर एक बात याद रखिएगा, रात बढ़ने पर अगर कोई शोर सुनाई दे या किसी की आवाज आए तो गलती से भी दरवाजा मत खोलिएगा। इतना कहकर हरीश चला गया। अनिमेष के मन में एक खटका हुआ। कैसा शोर? कैसी आवाज? रात अब गहरी हो चुकी थी। अनिमेष की आंखों में नींद नहीं थी। जंगल से आती उल्लुओं की आवाज और हवा की सरसराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया था। तभी उसे लगा कि गलियारे में कोई चल रहा है। छम छम छम। ये पैरों की आहट नहीं, बल्कि घुंघरुओं की आवाज थी। अनिमेष उठकर बैठ गया। इस सुनसान घर में इतनी रात को घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा होगा? हरीश तो नीचे है और यहाँ कोई महिला भी नहीं है। जिज्ञासावश वो बिस्तर से उतरा और दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। आवाज उसके दरवाजे की ओर ही आ रही थी। छम छम छम। आवाज ठीक दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। अनिमेष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक औरत के ठहाके मारने की आवाज आई। वो हंसी किसी साधारण इंसान की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी क्रूरता थी। दरवाजा खोलो अनिमेष, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अनिमेष का खून जम गया। उस औरत को उसका नाम कैसे पता? उसने तो हरीश के अलावा किसी को अपना नाम नहीं बताया था। उसे हरीश की चेतावनी याद आई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना। अनिमेष पीछे हट गया, लेकिन अब दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज आने लगी। एक दर्द भरी हृदय विदारक चीख, मुझे बचाओ, वे मुझे मार डालेंगे। दरवाजा खोलो। अनिमेष असमंजस में पड़ गया। क्या कोई सच में खतरे में है? उसने जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो नहीं खुला।
अचानक दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आने लगा और उसके साथ एक सड़न भरी दुर्गंध, जैसे मांस सड़ रहा हो। अनिमेष खिड़की की ओर भागा ताकि भागने का रास्ता देख सके, लेकिन नीचे देखते ही उसके होश उड़ गए। बगीचे के बीचों बीच वही बूढ़ा हरीश खड़ा था, लेकिन हरीश जमीन पर नहीं खड़ा था, वो हवा में तैर रहा था और उसके हाथ में लालटेन नहीं बल्कि एक कटा हुआ सिर था। डर के मारे अनिमेष पीछे की ओर गिरा। कमरे में लगे एक बड़े आईने पर उसकी नजर पड़ी। उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन वो प्रतिबिंब हिल नहीं रहा था। अनिमेष ने हाथ हिलाया, पर आईने वाला अनिमेष स्थिर खड़ा रहा और मुस्कुरा दिया। आईने के अंदर वाले अनिमेष ने कहा, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। आज अमावस्या है, आज हमारी रात है। अनिमेष का सिर घूमने लगा। वो समझ गया कि वो किसी साधारण घर में नहीं बल्कि मौत के जाल में फंस गया है। कमरे की दीवारें जैसे उसे दबाने लगी थीं। पलंग के नीचे से काली छाया जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। तभी पूरा कमरा एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गया। अनिमेष ने देखा कि कमरे के कोने में एक धूल भरी पुरानी डायरी पड़ी है। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो डायरी जमींदार राय बहादुर की थी। पन्ने पलटते हुए उसे एक भयानक सच्चाई पता चली। 100 साल पहले इस घर में एक नर्तकी बाईजी को नचाने के लिए लाया गया था। जमींदार की उस पर बुरी नजर थी। जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो जमींदार ने उसे इसी कमरे में कैद कर दिया और बगीचे में जिंदा दफन कर दिया, ठीक उसी जगह जहां आज हरीश खड़ा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन कोई अनजान मेहमान अमावस्या की रात इस घर में शरण लेगा, उसी दिन उसके खून के बदले उस बाईजी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। डायरी हाथ से गिर गई। दरवाजे पर अब जोर जोर से टक्कर मारी जा रही थी, जैसे कोई उसे तोड़ देगा। कमरे के अंदर की परछाइयों ने आकार लेना शुरू कर दिया था। एक स्त्री की आकृति, जिसकी आंखें नहीं थीं, केवल 2 काले गड्ढे थे, वो अनिमेष की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों में वही घुंघरू थे। अनिमेष समझ गया कि अब देर करने का समय नहीं है। वह खिड़की की ओर दौड़ा। खिड़की बहुत मुश्किल से खुली। नीचे जंगल था, कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह साया अब उसकी गर्दन के पास पहुंच चुका था। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। कहाँ जा रहे हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। अनिमेष ने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। गिरते समय उसे लगा जैसे वो अनंत काल से गिर रहा है। फिर एक जोरदार झटका लगा और अनिमेष बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। अनिमेष ने देखा कि वह जंगल की झाड़ियों पर पड़ा है। बदन में बहुत दर्द था और कपड़े फटे हुए थे। वो उठकर खड़ा हुआ। दूर वो हवेली दिख रही थी। दिन की रोशनी में वो घर अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन उस घर की छत नहीं थी और दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से वहां कोई नहीं रहा। अनिमेष लंगड़ाते हुए सड़क पर आया। किस्मत से एक ट्रक वहां से गुजर रहा था। उसने हाथ देकर उसे रुकवाया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर हैरान रह गया। बाबू, आप उस जंगल से आ रहे हैं? वहां तो कोई नहीं जाता। अनिमेष ने कहा, क्यों? वह जो घर है। ड्राइवर सिहर उठा। वह रक्त महल है। आज से 50 साल पहले वहां का आखिरी केयरटेकर हरीश नाम का एक पागल बूढ़ा फांसी लगाकर मर गया था। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां आज भी घुंघरुओं की आवाज और बूढ़े हरीश की आत्मा भटकती है। अनिमेष ने अपना हाथ जेब में डाला। जेब में कुछ खड़खड़ा रहा था। बाहर निकाल कर देखा तो वो उसी डायरी का एक फटा हुआ पन्ना था। उस पर ताजा खून से लिखा था, दोबारा आना, हम इंतजार करेंगे। अनिमेष का हाथ कांपने लगा। वो फटा हुआ पन्ना हाथ से छूटकर ट्रक के फर्श पर गिर गया। ट्रक ड्राइवर ने आईने से अनिमेष की पीली पड़ती रंगत देखी और धीमे से बुदबुदाया, बाबूजी, उस जगह की मिट्टी भी अपने पास मत रखिएगा। वह जगह अपनों को बुलाना जानती है। शहर पहुंचते ही अनिमेष ने सबसे पहले अपनी जीप को क्रेन से उठवाकर वापस मंगाया। जब मैकेनिक ने गाड़ी चेक की तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, साहब, गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, बस प्लग में किसी ने इंसानी बाल लपेट दिए थे, जिसकी वजह से स्पार्क नहीं हो रहा था। अनिमेष के गले में थूक सूख गया। उसे याद आया कि उस रात वो गाड़ी के पास अकेला था। महीनों बीत गए। अनिमेष ने पुरुलिया की उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक रात कोलकाता के अपने आलीशान फ्लैट में जब अनिमेष सो रहा था, उसे अचानक वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, छम छम छम। उसने घबराकर आंखें खोलीं। खिड़की के बाहर अक्टूबर की वही हल्की ठंड थी। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। तभी उसकी नजर बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल वाले आईने पर पड़ी। आईने में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था,
वहां वही पुराना जर्जर रक्त महल दिख रहा था और उस घर की खिड़की से वही बिना आंखों वाली औरत उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। अचानक उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें केवल एक फोटो थी। फोटो उसके अपने बेडरूम की थी जिसे पीछे से खींचा गया था। फोटो में अनिमेष सो रहा था और उसके बेड के ठीक नीचे से एक बूढ़ा झुर्रियों वाला हाथ बाहर निकला हुआ था। अनिमेष ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी कमरे की लाइट नीली होने लगी। दीवार पर टंगी उसकी अपनी तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा जमींदार राय बहादुर जैसा दिखने लगा। कमरे के कोने से वही खसखसी आवाज आई, बाबू, आश्रय तो मिल गया, पर किराया अभी बाकी है। अगली सुबह जब दूध वाला आया तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला था। अनिमेष वहां नहीं था। कमरे के बीचों बीच बस एक पुरानी धूल भरी डायरी पड़ी थी और फर्श पर ताजे खून से एक नूपुर घुंघरू का निशान बना था। पुरुलिया के उस खंडहर में आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात अब दो परछाइयां हवा में तैरती दिखती हैं, एक उस बूढ़े हरीश की और एक नए नौजवान की, जो आज भी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। अनिमेष ने जब खिड़की से छलांग लगाई तो वो झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो भागा नहीं। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में अभी भी वो पुरानी डायरी दबी हुई है। जैसे ही उसने डायरी का आखिरी पन्ना देखा, उसे समझ आया कि डरना ही इन रूहों की ताकत है। डायरी के एक धुंधले कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, प्रेम और पवित्र अग्नि ही इस अंधकार को मिटा सकती है। अनिमेष ने हिम्मत जुटाई। वो जानता था कि अगर वो आज भाग गया तो ये साया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वो दोबारा उस जर्जर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दिन की रोशनी में भी वहां एक अजीब सी ठंडक थी। वो सीधे उस बगीचे की ओर गया जहां उसने हरीश को देखा था। वहां सचमुच एक पुरानी कब्र थी जो झाड़ियों से ढकी हुई थी। उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला और उस कब्र के पास पहुंचा। तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी और वही घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। लेकिन इस बार अनिमेष डरा नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, सैकड़ों साल बीत गए, अन्याय करने वाला मर चुका है, अब इस निर्दोष के खून की प्यास छोड़ दो। तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। उसने डायरी के पन्नों को जलाया और उस जलती हुई मशाल को उस स्थान पर रख दिया जहां उस बाइजी को दफनाया गया था। जैसे ही आग की लपटें उठीं, पूरे खंडहर में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, पर वो चीख दर्द की नहीं बल्कि भारी बोझ के उतर जाने की थी। अचानक वो काला धुआं एक सुंदर स्त्री की धुंधली आकृति में बदल गया। उसने अनिमेष की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं बल्कि एक शांति भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से हाथ हिलाया और हवा में विलीन हो गई। उसके साथ ही वो बूढ़ा हरीश भी धुएं की तरह गायब हो गया। हवेली की वो भारी और दमघोटू हवा अचानक ताजी और फूलों की खुशबू से भर गई। अनिमेष अपनी गाड़ी के पास वापस आया। उसने चाबी घुमाई और इस बार इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो सड़क पर आया, उसे वही ट्रक ड्राइवर मिला। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, बाबू, आप जिंदा हैं? उस घर से कोई वापस नहीं आता। अनिमेष ने मुस्कुराकर कहा, वहां अब कोई खतरा नहीं है। आज उस घर की आत्माएं आजाद हो गई हैं। अनिमेष जब अपने घर पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद उसे पुरुलिया के उस गांव से एक खबर मिली। वो पुराना रक्त महल अब एक सुंदर फूलों के बगीचे में तब्दील हो गया है और वहां के लोगों ने अब रात को डरना बंद कर दिया है। अनिमेष ने अपनी खिड़की से डूबते सूरज को देखा। उसे अब कोई घुंघरू नहीं सुनाई देते थे, बस हवाओं में एक सुकून था। उसने साबित कर दिया था कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, साहस का एक छोटा सा दिया उसे मिटा सकता है।